हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप लोगों को विदित है कि हमारे हिंदी व्याकरण के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। कौन से? सबसे पहला टॉपिक शब्द एवं पद, दूसरा टॉपिक अनुस्वार अनुनासिक, तीसरा टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय, चौथा टॉपिक शब्द विचार और पांचवा टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इनमें से हमने जब भी व्याकरण की कक्षा की शुरुआत की जाती है, मैं आपको इन पांचों के पांचों टॉपिक से फिर से रूबरू करवाती हूँ। रूबरू करवाने का उद्देश्य यही है क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि मैडम हमने वो किताब देखी, हमें वो किताब हमारी क्लास से रिलेटेड लगी, हम किताब को परचेज कर लें क्या, वो खरीद लें क्या? तो खरीदने का आधार क्या है? पहले देखो कंटेंट उसमें है कि नहीं। अपने सिलेबस का पूरा कंटेंट अगर उसके अंदर है तो किताब हमारे काम की है। आप उसको आसानी से बिना किसी संकोच के खरीद भी लो और उसमें सबकी तैयारी भी कर लो। लेकिन जब तक अपने पास बुक नहीं है, तब तक नया पब्लिकेशन अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तब तक ब्लैकबोर्ड क्लास के थ्रू मैं अपनी सारी जो जानकारी है आप तक साझा करूंगी और साथ में नोट्स के साथ साथ किसी विशेष रेफरेंस बुक में से उस पूरे टॉपिक की पीडीएफ भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग बैठ करके उसको अच्छे से रीड आउट कर सकें, उसके रिटर्न वर्क को कर सकें और फिर अपने प्रैक्टिस वर्क को भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो यहाँ मैंने आपको बताया इस टॉपिक की शुरुआत हमने कर ली थी, समापन भी कर दिया, इस टॉपिक को भी हमने पूर्ण कर दिया। आज जिसका ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो है शब्द विचार। यानी हमारा यहाँ पर विषय क्या रहेगा? विषय है शब्द विचार। बेटा, जब मैं कोई बात बोल रही हूँ और आप मेरी उस कही गई बात को समझ पा रहे हैं और जब आप मेरी इस बात का प्रत्युत्तर दोगे तो मैं आपकी बात को भी अच्छे से समझ पाऊंगी। यानी हमारे बीच में ये माध्यम का कार्यक्रम कर रहा है हमारी भाषा। यानी विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? हमारी भाषा। भाषा के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान का क्या अर्थ है? लेना और देना का माध्यम है, वो है हमारी भाषा। भाषा का निर्माण किससे हुआ? यानी भाषा का निर्माण हुआ वाक्यों से। ये वाक्य किनसे मिलकर बने? इन वाक्यों का निर्माण हुआ पदों से। और पद कहाँ से आए? पद निर्मित हुए, निकल कर आए शब्दों में से। यानी शब्दों को ही पदों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि जब किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से रखा जाए तो वो शब्द कहा जाता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वो है पद कहलाता है। और ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्द आए वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सार्थक समूह से। तो यानी हमने यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करी है? शुरुआत करी हमने वर्णों से। हिंदी भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्ण स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि इनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। इनको हमने 2 हिस्सों में बांटा, स्वर एवं व्यंजन। जब इन्हीं वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सार्थक समूह तैयार किया जाता है तब बनते हैं हमारे शब्द। शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। शब्दों के अंदर यह सामर्थ्य होना आवश्यक है ताकि वो अपने पाठक की जिज्ञासा को संतृप्त कर सके। शब्दों का जो विशिष्ट अर्थ है वो भी उसके अंदर लक्षित हो। जब इसी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम शब्द नहीं कहते बल्कि पद की संज्ञा से सूचित किया जाता है। क्यों कहा जाता है उसे पद? उसे पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब वह अपना जो विशेष अर्थ या विशिष्ट अर्थ देता था वो वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण उसका अर्थ जो है वाक्य अनुसार ही अभिव्यक्त होगा। अब वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो चुका क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बंध गया और कारक की विभक्तियों से युक्त हो गया। अब इन्हीं शब्दों या पदों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? पदों के समूह से मिलकर बनते हैं, बशर्ते
पदों का समूह व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना आवश्यक है। नेताजी को एक फूल की माला पहनाइए। अगर आप इस तरह के वाक्य का निर्माण करते हैं तो इसमें पदों का क्रम क्या है? गलत है। एक फूल है तो माला कैसे बन गई भाई? नेताजी को एक फूल की माला पहनाइए, तो पदों का क्रम गलत है। बच्चे को छील कर केला खिलाएं, खरगोश को काट कर गाजर खिलाएं। पदों का क्रम अव्यवस्थित होने से वाक्य अपनी सार्थकता खो रहा है, वो निरर्थक अर्थ दे रहा है, और यहाँ पर ये वाक्य जो है वो गलत साबित होता है। इसीलिए वाक्य जिसके अंदर पदों का क्रम सही होना चाहिए, सार्थक होना जरूरी है, और वह अपने पाठकों की जिज्ञासाओं को शांत कर सके, ऐसा वाक्य प्रयुक्त किया जाना आवश्यक है। इन्हीं वाक्यों को मिला करके क्या बनती है हमारी भाषा। ठीक है, हमने जो विशेष टॉपिक लिया है वो है हमारा शब्दों का। ये शब्द कहाँ से आए? सामान्य परिचय के तौर पे हम कहेंगे कि मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है वो भाषा कहलाती है, लेकिन भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, और वाक्यों का निर्माण शब्दों या पदों से होता है। और शब्द जो है हमारी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि शब्दों का एक अपना विशिष्ट अर्थ होता है। यही शब्द है जो हमारे हिंदी के शब्दकोश को और ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। ये शब्दकोश में शब्द आए कहाँ से, इन शब्दों की रचना कैसे हुई, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन शब्दों का वही पर्टिकुलर एक विशेष अर्थ कैसे बना, इन समस्त बातों की जानकारी हम अपने शब्द विचार में करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह, व्यवस्थित क्रमबद्ध सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और ये जो शब्द है ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये शब्द अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं, ये शब्द शब्दकोश में भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो चलिए जानकारी हासिल करते हैं कि ये शब्द जो है ये कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले शब्दों के इसी महत्व को जानने के लिए हम पता करेंगे शब्दों के वर्गीकरण का आधार। क्या किया यहाँ हमने? शब्दों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार। अब भाई शब्द कहाँ कहाँ से आए, तो उनको निकालने के लिए हमें शब्दों के वर्गीकरण के आधारों का ज्ञान करना आवश्यक है। सबसे पहले वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द पहले कहाँ से आए? भाई शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति यानी शब्द पैदा होना, शब्द उत्पन्न होना, किसी विशेष स्रोत से शब्दों का निकलना। वो स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है। दूसरा इसका आधार है वो है रचना तथा बनावट के आधार पर। रचना तथा बनावट के आधार पर भाई शब्दों की रचना हुई या शब्दों को बनाया गया, शब्दों को संरचित किया गया, ये शब्द कैसे बने, इन सारी बातों की जानकारी हम अपने इसी बिंदु से करेंगे। तीसरा इसका आधार है वो है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग तथा प्रकार्य के आधार पर। और अंतिम चौथा आधार है उसका नाम दिया गया है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी शब्दों के वर्गीकरण का हमने जो 4 प्रमुख आधार हैं उनके यहाँ नाम उल्लेखित कर दिए। 4 प्रमुख आधारों के यहाँ नाम सभी को अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। एक बार रेज हैंड करते हुए बता दीजिए कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप सभी लोगों तक स्पष्ट है, और जो ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है वो भी आप लोगों तक स्पष्ट है। धन्यवाद बेटा जी। ठीक है, चलिए। हाँ, शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, बनावट यानी रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अंतिम है अर्थ के आधार पर। आपने देखा और सुना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो कहाँ से आए। तो सबसे पहला आधार है इसकी उत्पत्ति का वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द। आपको पता है भाषाओं की जननी जिसे कहा जाता है वो है संस्कृत। यानी संस्कृत हमारी बहुत पुरातन भाषा है, और इसमें जितने भी शब्द हैं उन्हीं शब्दों
के द्वारा हमारा शब्दकोश समृद्ध हुआ है। यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। शब्द की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा तत् प्लस सम, और यहाँ आधा है, इसका के नीचे अनंत लगाया। इसका अर्थ यही है कि यह स्वर रहित है। तत् यानी जैसा है, सम यानी वैसा का वैसा समान, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाए, ऐसे शब्द। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ आम्र, मैंने कोयल की जगह लिख दिया टिक, मयूर की मोर, इसी तरह से सफेद को लिख दिया श्वेत, ठीक है, पत्ते को लिख दिया पत्र, दूध को लिख दिया दुग्ध, है ना, और घोड़े को लिख दिया यहाँ पे अश्व, है ना, हवा को लिख दिया वायु, पानी को लिख दिया जल। ऐसे अनेकों शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। इसीलिए इन्हें तत्सम, जैसे है वैसे शब्द की संज्ञा दी जाती है, इन्हीं कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। इसी में दूसरा जो रूप है वो है तद्भव। दूसरा रूप कौन सा है? तद्भव। तद्भव शब्द भी आपने सुन रखे हैं। तद यानी उसी में, भव यानी बदलाव हुआ। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द या शुद्ध हिंदी के शब्द कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं आम, मैंने लिखा कोयल, मैं यहाँ लिख दूं मोर, मैंने लिखा घोड़ा, वायु हवा, जल पानी, श्वेत सफेद, पत्र पत्ता या पन्ना, दुग्ध यानी दूध। यानी इनका मैंने रूप परिवर्तन कर दिया और फिर इनको हमारे शब्दकोश में शामिल किया गया, ये कहलाई तद्भव शब्द। तीसरा यहाँ पे शब्द का वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर जो रूप आता है वो है देशज शब्द। देशज शब्दों में ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा खिड़की, या मैंने लिखा लोटा, या मैंने लिखा पगड़ी, या मैंने लिखा रोटी। ऐसे अनेक ऐसे शब्द हैं जो स्थान विशेष में अपना विशेष स्थान रखते हैं, महत्व रखते हैं और इनका एक विशेष अर्थ होता है। मान लीजिए मैंने ये शब्द लिया रोटी, रोटी शब्द उच्चारण करने में ही दो वर्ण से मिलकर बन गया, क्या? रोटी। इनका अगर खंडन कर दिया जाए, इनको अगर बांट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो इनका क्या आएगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी ये जो शब्द हैं ये अपने नाम के अनुसार अपने अर्थ को देने के लिए रूढ़ हो चुके हैं। यानी मैंने अगर बोला कि बेटा एक लोटा पानी दीजिए, एक लोटा पानी दीजिए, तो लोटा शब्द सुनते ही तुरंत दिमाग में उस वस्तु का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, लोटा। तो यहाँ शब्द का तो कोई विशेष महत्व नहीं दिखता, लेकिन इसका अपना एक विशेष अर्थ है। क्यों? क्योंकि ये स्थान विशेष से भाषाओं में रूढ़ हो चुका, यानी कई लंबे समय से इसका अर्थ उसी विशेष रूप में किया जाता है। इसीलिए उसका जैसे ही हम नाम लेते हैं तुरंत हमारे दिमाग में उसका अर्थ अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे मैंने बोला खिड़की खोल दीजिए, खिड़की शब्द, खिड़की, खिड़की, तो शब्द जो है वो उसकी बनावट स्थानीय भाषा के आधार पर उन्हीं के शब्दों में की गई है, लेकिन ये अपना एक विशेष अर्थ रखती है। इसी वजह से इन शब्दों को भी हमने अपनी हिंदी भाषा में शामिल कर लिया है, ठीक है। जैसे खिचड़ी, खिड़की, है ना, रोटी, लोटा, पगड़ी, साफा, फेंटा, ये कई ऐसे शब्द हैं जो देशज यानी देशी भाषाओं के हैं, लेकिन फिर भी अपना विशेष अर्थ देते हैं, इसलिए इनको हमने हिंदी भाषा में शामिल किया। और अंतिम यहाँ चौथा इसका भेद आता है, वो आता है विदेशज शब्द। विदेशज, विदेश में जन्मे हुए, इन शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो संसार की अलग अलग भाषाओं में उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको हमारी हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल शब्द आ गया। मैं कॉपी में काम कर रहा हूँ, कॉपी शब्द आ गया।
वह चिट्ठी डालने के लिए पोस्ट ऑफिस गया, डाकघर की बजाय बोल दिया, है ना। रेलगाड़ी चल रही है, RAIL, रेल शब्द इंग्लिश का और गाड़ी शब्द हिंदी का। तो कई ऐसे ऐसे शब्द हैं जैसे मानव, इंसान, खत यानी अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल, अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है और दैनंदिन बोलचाल के शब्दों में हम इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, ठीक है। इन शब्दों को विदेशी भाषाओं से लिया गया, यानी विदेशी भाषाओं में जन्मे ये शब्द है, इसीलिए हमने इन शब्दों को क्या नाम दिया, विदेशज शब्द। आगत का अर्थ होता है आए हुए, आगत का अर्थ होता है आए हुए, यानी ऐसे शब्द जो बाहरी देशों की भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, शामिल हुए हैं, उन्हें कहा गया आगत शब्द। तो समझ आया होगा कि शब्दों के वर्गीकरण का पहला आधार है उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी जन्म कहाँ से हुआ। पहला, पुरातन भाषा हमारी संस्कृत, संस्कृत से वह शब्द जो जन्मे हैं जिनको बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में शामिल कर लिया, वो कहलाए तत्सम। और संस्कृत से वही शब्द जिनका थोड़ा रूप बदलकर हिंदी भाषा में शामिल किया गया, वो कहलाए तद्भव। कई ऐसे शब्द हैं जो स्थान विशेष की भाषाओं में सामने लिए जाते हैं, लेकिन वो अपना विशेष अर्थ देने के लिए लंबे समय से उसमें काम में लिए जा रहे हैं। उन शब्दों को भी हमने हिंदी भाषा में शामिल कर दिया, जैसे कुर्सी। कुर्सी, कुर्सी का क्या अर्थ है, कुर्सी, लेकिन फिर भी स्थानीय भाषा में इसका प्रयोग हुआ और ये अपना विशेष अर्थ देता है, इसलिए हमने इसको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया। और विदेशज शब्द यानी विदेशी भाषाओं से जन्मे वे शब्द जो विदेश की भाषाओं से जन्मे हुए हैं और फिर भी हिंदी भाषा में जिनको शामिल कर लिया गया है। दैनंदिन बोलचाल के वाक्य में भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत का अर्थ होता है बाहर से आए हुए, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 हिस्सों में बांटा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। आई बात समझ में। अब हमारा दूसरा वर्गीकरण है और वर्गीकरण का आधार है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर भी आपने अलग अलग शब्द अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। देखिए अभी आपको याद आएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इन शब्दों को लिखूंगी आपको एक का एक ध्यान में आ जाएगा कि हाँ जी मैडम, हमने इनके विषय में अपनी छोटी क्लासेस में भी जानकारी हासिल की थी। यानी बनावट कैसे हुई, इन शब्दों की रचना कैसे हुई, ये बने कैसे। तो इस आधार पर रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से। सबसे पहला शब्द आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक शब्द और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से हैं, अभी मैंने आपको देशी भाषाओं के शब्द बताए। देशी भाषाओं के वे शब्द जो लंबे समय से उस भाषा में काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उन शब्दों को थोड़ा तोड़ दिया जाए, उनके खंडन कर दिए जाए, उनके टुकड़े कर दिए जाए, उनको विभाजित कर दिया जाए, तो वो अपना कोई अर्थ नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनको अगर काम में लिया जाए तो वो अपना एक विशेष अर्थ देते हैं और इसी विशेष अर्थ के कारण उनको हमारी भाषा में शामिल किया गया है। तो रूढ़ का अर्थ होता है लंबे समय से प्रयोग में आने वाले, उन्हें रूढ़ शब्द कहा गया है। यानी स्थानीय भाषाओं के वे शब्द जो लंबे समय से काम में लिए जा रहे हैं और जो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे मेज पर गिलास रख दो। अब गिलास शब्द, गिलास, गिलास अजीब सा शब्द है, इसका तोड़ मरोड़ने पर, विखंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हमें पता है कि गिलास और ग्लास में क्या अंतर है। ग्लास विदेशी भाषा का शब्द, स्थानीय भाषा में हमने उसको क्या रूप दे दिया, गिलास, है ना। तो ये क्या बन गया, गिलास नाम लेते ही तुरंत हमारे दिमाग में वो छवि उभर कर आती है कि ये एक ऐसा पात्र है जिसमें पानी पिया जाता है ना। तो ये क्या हुआ, लंबे समय से काम में लिए जाने की वजह से इसका एक अपना विशेष अर्थ हो गया और लंबे समय से काम में आ रहा है, इसलिए ये हमारे प्रयोग में भी आता है ना। इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं हम, रूढ़ शब्द, जो स्थानीय भाषा में, देशी भाषाओं में लंबे समय से काम में लिए जाते रहे हैं।
दूसरा आता है यौगिक। यौगिक का क्या अर्थ होता है? दो अलग अलग रसायनों का मिलान करना, है ना, जिसे आप मिक्सचर कहते हैं ना। उस यौगिक में क्या होता है, दो अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिम, हिम यानी बर्फ, और दूसरा शब्द लिख दिया मैंने आलय। ठीक है, मैंने यहाँ बोला रसोई और दूसरा शब्द लिख दिया मैंने घर। मैंने यहाँ लिखा गौ, और गौ के लिए अलग दूसरा शब्द लिख दिया शाला। मैंने लिखा घुड़ और सवारी। भाई देखिए, ध्यान देना, दोनों शब्द अलग अलग है। गौ यानी गाय, शाला यानी रहने की जगह, है ना। गौ यानी गाय और शाला यानी रहने की जगह। गौ और शाला इन दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द क्या बना, जिसका अर्थ हुआ गौशाला। गौशाला यानी वह स्थान जहां पर गायों को रखा जाता है। दो अलग अलग शब्द थे, दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक नवीन शब्द बना। शब्द बना ही तो रही है, हम रचना ही तो कर रहे हैं शब्दों की। जब दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक नवीन शब्द बनता है, तो वही शब्द जो है वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई अलग है और घर शब्द अलग है, दोनों को मिला करके एक बनाया रसोई घर, तो तुरंत पता चलता है हाँ, रसोई घर यानी किचन की तरफ हमें इंडिकेट किया जा रहा है, सूचना दी जा रही है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, तो वो यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, फिर है योग रूढ़ शब्द। योग होना यानी यहाँ पर भी दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर शब्द बन रहा है। जैसे मैंने लिखा गज, गज यानी हाथी जैसा, आनम यानी चेहरा या मुंह, है ना। गज यानी हाथी जैसा, आनम यानी चेहरा या मुंह। गजानन किसे कहा जाता है? इसको मिला करके जो नया शब्द बना वो क्या कहलाया? गजानन। गजानन में हम आपको है नहीं, तुरंत हमें ध्यान आता है कि गजानन शब्द से तो गणेश जी को संबोधित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं दश, दस यानी 10 और आनंद यानी चेहरे। 10 आनंद किसके थे? 10 यानी 10 संख्या का शब्द है और आनंद यानी चेहरा, मिला करके एक शब्द बना दशानंद। यानी जो बना तो दो अलग अलग शब्दों से, जो नवीन शब्द बना है, लेकिन ये अपना एक विशेष अर्थ रखता है, वो साधारण अर्थ नहीं देता। दशानन यहाँ और कोई नहीं है, बल्कि कौन है? दशानन हमारे में से, आप में से किसी का नाम हो सकता है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा नाम किसी ने नहीं रखा। और ये नाम एक ही विशेष व्यक्ति को संबोधित किया जाता था, वो कौन थे? रावण। तो जब दो अलग अलग शब्दों से मिलान कर करके एक नया शब्द बनाया जाता है, लेकिन वो अपना सामान्य अर्थ नहीं देता बल्कि कोई विशेष अर्थ देता है, तो वो शब्द कहलाता है योग रूढ़ शब्द। कौन सा कहलाता है? योग रूढ़ शब्द। समझ आ गई बात? तो आज हमने शब्द विचार के अंदर शब्द की परिभाषा, भाषा में शब्द का महत्व, इसकी सामान्य जानकारी या परिचय प्राप्त किया। साथ में हमने पता किया कि शब्दों के भेदों को जानने के लिए शब्दों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। शब्दों के वर्गीकरण का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी या आगत शब्द। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। घर पर आपको अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बुक में, रेफरेंस बुक में अगर ये टॉपिक मिलता है, तो आप जरूर उसमें से पढ़ें और अपना अभ्यास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।